हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ लोकुश मिश्रा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों को सोशल साइंस पढ़ाता हूँ क्लास 9th का। और आज एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स, ठीक है, जिसका लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में इलेक्शन होते हैं। ठीक है, आप लोगों को बताया भी है कि इलेक्शन होता है, इलेक्शन के थ्रू ही हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, इलेक्शन होते कैसे हैं? ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर में देखिए क्या आपको जानना है कि इलेक्शन होने का प्रोसेस क्या है, स्टार्टिंग से क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद। ठीक है, तो एक प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जो है आप गए तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए। ठीक है, तो उसका एक प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस के बारे में इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे। पॉइंट टू पॉइंट आप देखिए कि इन डेमोक्रेसी, पहला पॉइंट क्या बता रहे हैं आपको कि इन डेमोक्रेसी पीपुल डू नॉट गवर्न डायरेक्टली। पीपल जो होते हैं डेमोक्रेसी में, क्या होता है, पीपल डू नॉट गवर्न डायरेक्टली गवर्न नहीं होते हैं, बल्कि क्या होता है, दे गवर्न थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। किसके द्वारा गवर्न होते हैं? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा गवर्न होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग जो है खुद से अपना शासन चलाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट का, बल्कि गवर्नमेंट क्या है कि हम लोग इलेक्ट करते हैं। तो हम जिनको इलेक्ट करते हैं वह एज ए गवर्नमेंट जो है वह काम करते हैं। ठीक है, तो जिसे हम इलेक्ट करते हैं क्या कहते हैं? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट का फंक्शन में। ठीक है, तो इलेक्ट करते हैं तो इलेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्शन। अब इलेक्शन के द्वारा हम इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। इलेक्शन एक्चुअल में है क्या है? अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए कि व्हाट इज इलेक्शन, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? द मैकेनिज्म आर प्रोसीजर। क्या इलेक्शन क्या है? एक मैकेनिज्म है या प्रोसीजर, एक प्रोसीजर है बाय हुई जिसके द्वारा पीपल चूज दियर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इलेक्शन। यह क्या आपको बता रहे हैं? यह आपका इलेक्शन का डिफिनेशन है कि इलेक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके द्वारा पब्लिक जो है वह अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है। और कैसे? रेगुलर इंटरवल, एक रेगुलर इंटरवल पे। ये नहीं, ऐसा भी नहीं है कि एक बार इलेक्ट कर दिए तो वह परमानेंट आजीवन हो गए, ऐसा नहीं। एक रेगुलर इंटरवल। अब वह इंटरवल क्या हो सकता है? कहीं 4 ईयर किसी कंट्री में, किसी कंट्री में 5 ईयर है, किसी कंट्री में 6 ईयर है। इन इंडिया देयर विल बी 5 ईयर। जो इंटरवल है दो जनरल इलेक्शन के बीच में जो रेगुलर इंटरवल है वह कितने ईयर का है? वह 5 ईयर का है। ठीक है, इफ पीपुल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, एक बार इलेक्ट हमने कर दिया, ठीक है, एक बार हमने इलेक्ट कर दिया और गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। कितने ईयर के लिए हमने इलेक्ट किया? 5 ईयर के लिए। लेकिन अगर उनके कामकाज करने के जो तरीके हैं उससे अगर पीपल सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो वह अगले इलेक्शन में क्या करेंगे? गवर्नमेंट को चेंज कर देते हैं। अगला इलेक्शन मतलब नेक्स्ट 5 ईयर बाद जब अगला जनरल इलेक्शन होगा तो जो करंट गवर्नमेंट होती है उसे हम लोग क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। क्यों चेंज कर देते हैं? क्योंकि उनके कामकाज करने के तरीके जो हैं उनसे अगर हम सेटिस्फाई नहीं है तो उनको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो कॉमन बात हुई। अब आइए देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं। ठीक है, जो इलेक्शन होते हैं उनको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? कहाँ के इलेक्शन का? असेंबली इलेक्शन हरियाणा का। ठीक है, कब? 1987 में हरियाणा के असेंबली इलेक्शन हुआ, उसका एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। पहला क्या? फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्टी। एक नए पार्टी का फॉर्मेशन होता है, किसका? लोक दल। नाम क्या रखा गया? लोक दल। ठीक है, कहां के इलेक्शन की बात है और कब के इलेक्शन की बात है? हरियाणा के इलेक्शन की बात हम कर रहे हैं। 1987 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वहां के असेंबली इलेक्शन की। हरियाणा हैड बीन रूल्ड बाय कांग्रेस पार्टी सिंस 1982। 1982 में जो गवर्नमेंट बनी हरियाणा में वह किसकी बनी? वह कांग्रेस पार्टी की बनी। ठीक है, एट दैट टाइम चौधरी देवीलाल वाज एन अपोजिशन लीडर। रूलिंग पार्टी कौन? कांग्रेस पार्टी। 1982 के जनरल इलेक्शन में अपोजिशन पार्टी का लीडर कौन बना? चौधरी देवीलाल अपोजिशन पार्टी के लीडर बने। ठीक है, बाद में उन्होंने एक मूवमेंट चलाया। किसने? चौधरी देवीलाल ने एक मूवमेंट चलाया। किस नाम से? न्याय युद्ध।
इसको इंग्लिश में आप क्या कह सकते हैं, नया युद्ध, जो उन्होंने नया युद्ध मूवमेंट चलाया उसका नाम इंग्लिश में क्या, जस्टिस, स्ट्रगल फॉर जस्टिस। क्या नाम दे सकते हैं, स्ट्रगल फॉर जस्टिस। नया युद्ध नाम से एक मूवमेंट चलाया और उन्होंने एक नई पार्टी बनाया, क्या, लोक दल। किसने बनाया, चौधरी देवीलाल ने एक नई पार्टी बनाया, लोक दल, जो कि अपोजिशन के लीडर थे जब रूलिंग पार्टी कांग्रेस थी 1982 में। ठीक, आगे देखिए और क्या होता है फिर। इलेक्शन कैंपेनिंग ऑफ देवीलाल, 1987 में फिर इलेक्शन होते हैं। ठीक है, इन इलेक्शन कैंपेनिंग 1987 देवीलाल प्रॉमिस वोटर, 87 में जब इलेक्शन होते हैं तो उसके पहले जो इलेक्शन कंपनी का मतलब चुनाव प्रचार करते हैं ना, अलग अलग तमाम पॉलिटिकल पार्टियां और उनके लीडर जो है अपने अपने फेवर्स में पब्लिक के सपोर्ट पाने के लिए जो है बहुत सारे जो है चुनाव प्रचार करते हैं, उसमें बहुत सारे प्रॉमिसेस करते हैं। तो चौधरी देवीलाल जिन्होंने की एक पार्टी बना ली अपनी, क्या बना लिया, लोक दल नाम से। तो 87 के असेंबली इलेक्शन में देवीलाल ने प्रॉमिस किया, वोटर्स के सामने प्रॉमिस किया कि अगर उनकी पार्टी जीतती है, कौन सी पार्टी, लोक दल, अगर जीतती है तो ही वुड गिव लोन, वे लोन देंगे, लोन मतलब कर्ज देंगे। किसको कर्ज देंगे, फार्मर्स को देंगे और स्मॉल बिजनेसमैन को देंगे। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए फार्मर्स जो कि उनको अपने खेती बाड़ी करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है तो उनको नहीं मिल पाते हैं, तो उनको भी लोन देंगे ताकि किसान जो है उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आ सके। तो इस तरह के लोक लुभावन वादे जो कहते हैं ना, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां और उनके लीडर देते हैं। चौधरी देवीलाल ने भी दिया। हर पार्टी हर कैंडिडेट करता है, हर इलेक्शन में करता है, चाहे वह लोकसभा का इलेक्शन हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो। तमाम लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टियां बहुत सारे प्रॉमिसेस करते हैं, आपने देखा भी होगा, है ना। तो चौधरी देवीलाल ने भी प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया, कि वे फार्मर्स को और स्मॉल बिजनेसमैन को लोन देंगे। इसकी वजह से क्या हुआ, तीसरे पॉइंट में आपको मैं बता रहा हूं कि वोटर्स फेवर्ड लोक दल। वोटर्स ने जो है फेवर किया, सपोर्ट किया, किसको, चौधरी देवीलाल की पार्टी लोक दल को सपोर्ट किया, हरियाणा के लोगों ने। ठीक है, पीपुल वेयर अनहैप्पी विथ एक्साइटिंग गवर्नमेंट। जो लोग थे हरियाणा के ना, जो रूलिंग पार्टी थी 1982 में बनी थी कांग्रेस की, उससे प्रसन्न नहीं थे, उनके कामकाज के तरीके से वे खुश नहीं थे। और चौधरी देवीलाल ने अपनी पार्टी बनाया और 1987 के इलेक्शन में उन्होंने तमाम तरह के प्रॉमिसेस किए, जिसकी वजह से लोग जो है एक तो ऑलरेडी कांग्रेस से अनहैप्पी, खुश नहीं थे, और दूसरे इनके प्रॉमिस जो चौधरी देवीलाल और उनकी पॉलिटिकल पार्टी लोकदल ने किया, उसकी वजह से काफ़ी जो है उनके सपोर्ट में आए। ठीक है, तो वे चौधरी देवीलाल के प्रॉमिस जो उन्होंने किया था उससे काफ़ी अट्रैक्टिव हुए। दे वोटेड इन फेवर ऑफ लोक दल। वहां के लोगों ने, कहां के, हरियाणा के लोगों ने, जो वोटर्स थे, उन्होंने चौधरी देवीलाल के पार्टी लोक दल को फेवर किया, उसके सपोर्ट में वोट किया। और उनके चौधरी देवीलाल और उनके जो और दूसरे पार्टनर थे, उन्होंने मिलकर के चुनाव लड़ा था। तो वहां हरियाणा की असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली की 90 सीटों में से 76 सीटें जो है उन्होंने जीता। 76 सीटें, काफी अधिक। 90 सीटें थी हरियाणा असेंबली में, 90 सीट थी, उसमें से चौधरी देवीलाल की पार्टी लोकदल और उनके जो पार्टनर थे उन्होंने मिल करके कितनी सीटें जीत ली, 76 सीटें, मतलब मोर देन 50%। क्योंकि गवर्नमेंट बनाने के लिए चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में चाहे लोकसभा में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मिनिमम कितना चाहिए, 50% से अधिक चाहिए। 50% से जैसे ही आगे बढ़े तो वो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाते हैं। तो ये 50% से आप देख रहे हैं काफी अधिक जो है इन्होंने सीटें जीत लिया। रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ, तो लोकदल को केवल, जैसे आपको बताया कि 90 में से 76 सीटें जो है उन्होंने जीता, चौधरी देवीलाल और उनकी जो पार्टनर उनके थे उन्होंने। और इसमें 76 में से केवल लोकदल को कितने मिले, 60 सीट, 60 सीटें केवल और केवल जो है चौधरी देवीलाल और उनकी पार्टी लोकदल को मिला। अब बाकी ये 76 तो 60 में से 76 में से 60 आप माइनस करेंगे, 16 सीटें जो है वह उनकी दूसरे जो पार्टनर थे, उनके पॉलिटिकल पार्टनर, उनको मिले। ठीक है, तो अगर
अगर चौधरी देवीलाल की पार्टी को देखा जाए तो आउट ऑफ 90 60 सीटें इन्होंने जीत लिया, तो मोर देन 50% तो इन्होंने ही केवल जीत लिया। ठीक है, और क्लियर मेजोरिटी इनको मिली। चौधरी देवीलाल को क्या मिला? क्लियर मेजोरिटी मिल गया गवर्नमेंट बनाने के लिए हरियाणा में। कांग्रेस जो कि रूलिंग पार्टी थी, कांग्रेस को ओनली 5 सीट, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 5 सीटें मिली 1987 के असेंबली इलेक्शन में। एज द इलेक्शन रिजल्ट वाज अनाउंस्ड, द एक्साइटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस रिजाइंड। जैसे ही रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ कि चौधरी देवीलाल और उनकी पार्टी को 60 सीटें मिली हैं और पार्टनर उनके जो है उनको मिला के 76 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को ओनली 5 सीटें मिली हैं, तो जो रूलिंग पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के, उन्होंने तुरंत क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। और क्या? देवीलाल बिकम चीफ मिनिस्टर। चौधरी देवीलाल क्या बन गए? चीफ मिनिस्टर बन गए। तो द न्यू इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ लोकदल चूज देवीलाल एज दियर लीडर। देवीलाल को जो एमएलए थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एमएलए आप नाम सुने होंगे, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, ऐसे आम बोलचाल की भाषा में विधायक कहते हैं। तो विधायक जिसे हम लोग कहते हैं ना, वो एक्चुअल में इंग्लिश वर्ड क्या है? एमएलए है, जिसका फुल फॉर्म में होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उन्होंने जो है चौधरी देवीलाल को अपना लीडर चुन लिया और वहाँ के हरियाणा के गवर्नर ने चौधरी देवीलाल को एज ए चीफ मिनिस्टर उनको ऑथ दिलाया। ठीक है, और उसके बाद जो है उन्होंने ऑथ लिया, शपथ लिया एज ए चीफ मिनिस्टर चौधरी देवीलाल ने, और एज ए चीफ मिनिस्टर वो बन गए। ठीक है, देन गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट किसकी बन गई? चौधरी देवीलाल की बन गई। ठीक है, तो गवर्नमेंट जब बन गई तो गवर्नमेंट ने इशू किया, क्या इशू किया? एक गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया, जिसके द्वारा उन्होंने जो प्रॉमिस किए थे, लोन टू स्मॉल फार्मर, एग्रीकल्चर लेबर एंड स्मॉल बिजनेसमैन के लिए एक गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया चौधरी देवीलाल ने कि लोन दिया जाए। किसको दिया जाए? किसको दिया जाए? स्मॉल फार्मर्स को, एग्रीकल्चर लेबर को और स्मॉल बिजनेसमैन को लोन दिया जाए। ठीक है, और उन्होंने अपने जो प्रॉमिस किए थे उसको पूरा भी किया। लेकिन कांग्रेस अगेन फॉर्म गवर्नमेंट, कांग्रेस अगेन फॉर्म गवर्नमेंट। देवीलाल रूल्ड स्टेट फॉर 4 ईयर, 4 साल उन्होंने रूल किया चौधरी देवीलाल ने। और 1991 में हरियाणा में फिर से असेंबली का इलेक्शन होता है, जिसमें चौधरी देवीलाल की बनाई हुई पार्टी जो लोक दल थी डिड नॉट विन पीपल सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट हासिल नहीं कर पाई। और फिर से क्या हुआ? दिस टाइम कांग्रेस ओन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, कांग्रेस ने अपनी सरकार बना लिया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यही जो है पॉइंट आपका जो है, यह एग्जाम्पल वाला जो आपको बता रहे थे यह खत्म होता है। तो इस वाले पॉइंट में ध्यान दीजिएगा कि 1987 के इलेक्शन में फुल मेजोरिटी से जो पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, वही पार्टी को फिर 1991 में हरियाणा के लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है। यहाँ पे वे विनिंग पार्टी हैं, क्लियर मेजोरिटी से गवर्नमेंट बनाते हैं, लेकिन 1991 में यह जो है चौधरी देवीलाल और उनकी पार्टी फिर से हार जाती है और कांग्रेस क्या करती है? फिर से पावर में आती है, फिर से हरियाणा में अपनी सरकार बनाने में सफल हो जाती है। 1982 में कांग्रेस की सरकार यहाँ पे थी, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं थी, चौधरी देवीलाल की सरकार थी। यहाँ फिर चौधरी देवीलाल की गवर्नमेंट नहीं होती है, यहाँ पे फिर कांग्रेस की सरकार बन जाती है। तो ध्यान देने की बात यह है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है उसकी पॉपुलैरिटी हमेशा के लिए नहीं होती है। अगर वह गवर्नमेंट पूरे अपने टाइम पीरियड जो होता है 5 ईयर का, उस पूरे टाइम पीरियड में अगर जो है पब्लिक वेलफेयर में काम कंटिन्यू करती चली जा रही है, तभी तो अगले इलेक्शन में पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा, आप गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज जो है पब्लिक जो है आपको हटा करके किसी और को मौका देगी, जैसा कि इस इलेक्शन में है। कांग्रेस को मौका दिया, कांग्रेस से सेटिस्फाई नहीं थे उनके कामकाज से, तो नई पार्टी लोकदल बनी, उसको मौका दिया। शुरुआत में तो इन्होंने अच्छे काम किए, लेकिन बाद में फिर पब्लिक का सपोर्ट ये हासिल नहीं कर पाए,
तो पब्लिक ने क्या किया, फिर से वापस 1991 के इलेक्शन हुए तो इसमें फिर से कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया। ठीक है, तो ये बदलता रहता है, ऐसा नहीं कि परमानेंट रहे। तो एक रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन होते हैं। आप पब्लिक जो है वह किसे इलेक्ट करती है वह पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, नीड ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन की जरूरत है ना भाई, पूछा जाएगा ना आखिर क्यों, जरूरत क्या है इलेक्शन कराने की, तो क्या जरूरत है, तो देखिए पॉइंट टू पॉइंट देखिए। नीड ऑफ इलेक्शन में पहला पॉइंट क्या हम बता रहे हैं, पहला पॉइंट ये नोट कर लीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट ऐसे एग्जाम में लिखिएगा, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो पूरा कहानी रामायण लिख करके आ जाएंगे तो उससे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, वो इफेक्टिव नहीं होता है देखने में। जो टीचर कॉपी चेक करेंगे ना वो अपना पूरा कहानी लिख डालिए, दुनिया भर का पेज भर डालिए, वो इफेक्टिव नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट क्लियर लिखिए, जो आप बताना चाह रहे हैं कहना चाह रहे हैं वह पॉइंट टू पॉइंट आप लिखिए, उसका इफेक्ट अलग होता है, वह अधिक इफेक्टिव होता है। तो पहला पॉइंट देखिए कि इलेक्शन आर नीडेड टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्शन की जरूरत क्यों है, क्योंकि इलेक्शन के द्वारा ही हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं। और कैसे करेंगे बताइए, और कोई तरीका है? नहीं, कोई तरीका नहीं है। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को हमें इलेक्ट करना है, इसलिए इलेक्शन की जरूरत है। डेमोक्रेसी है तो इलेक्ट ही करेंगे, तो इलेक्ट कैसे करोगे, तो इलेक्शन होते हैं उसे इलेक्ट करते हैं, इसलिए इलेक्शन की जरूरत है। सेकेंड पॉइंट, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्शन, अगर इलेक्शन मान लीजिए कि नहीं होता है, इलेक्शन नहीं होता, अब्सेंस ऑफ इलेक्शन, ये भी देखिए कि इलेक्शन अगर अब नहीं होता है तब क्या होता है, ऑल द पीपल हैव टू सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजन। जब इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्शन, यह इलेक्शन अगर नहीं होते हैं और फिर भी हम कहें कि यह डेमोक्रेसी है, इलेक्शन नहीं होते, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को गवर्न करने के लिए इलेक्ट नहीं करते हैं और हम कहें कि नहीं यह डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में हम ही गवर्नमेंट हो जाएंगे, आप हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, हर लोग जो है गवर्नमेंट हो जाएंगे। तो वही चीज कर रहे हैं कि ऑल द पीपल हैव टू सिट टुगेदर एवरी डे, सब लोग गवर्नमेंट रोज अपना अपना नियम कानून बनाएंगे और टेक ऑल द डिसीजन, और सभी डिसीजन खुद लेंगे। तो कितने 135 करोड़ लोग हैं, उसमें से बच्चों को मान लीजिए कि हटा देंगे, ठीक है, बच्चों को हटा दिए, मोटा मोटा मान लो 60 करोड़, तो 60 करोड़ लोग खुद अपना डिसीजन ले लेंगे कि हाँ यह नियम बनेगा तो दूसरा यह नियम बनेगा, तो यह नियम बना तो अगला आदमी इस दिन चेंज कर दिया, सब अपने का अपने प्राइम मिनिस्टर समझेंगे, सब अपना नियम कानून अपने से बनाएंगे। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम इन कंट्री को गवर्न करने के लिए कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं, वह जो है गवर्न करते हैं, ठीक है। अदरवाइज यही सब लोग जो है करने लगेंगे, सब लोग प्राइम मिनिस्टर बनेगा, सब लोग नियम बनाएगा, सब लोग अपना सरकार चलाएगा, तो यह जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए इलेक्शन की जरूरत है। थर्ड पॉइंट, देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेटीज पीपुल रूल टुगेदर दियर रिप्रेजेंटेटिव, और इसलिए जो ये भी है कि डेमोक्रेसी जो है मोस्ट डेमोक्रेसी में, ठीक है, कुछ कंट्री ऐसे भैया मोस्ट लिखने का सेंस यह है ना कि कुछ कंट्री अपने आप को डेमोक्रेसी शो तो करती हैं बट जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता है, तो नो ट्रू डेमोक्रेसी हम लोग नहीं कहते हैं। तो पीपल रूल टुगेदर दियर रिप्रेजेंटेटिव, तो मोस्ट डेमोक्रेसी में लोग जो होते हैं पीपल रूल टुगेदर, पीपल रूल थ्रू दियर रिप्रेजेंटेटिव। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, हम पीपल रूल थ्रू दियर रिप्रेजेंटेटिव, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा रूल होते हैं, ठीक है। हम खुद अपना नियम नहीं बनाते हैं कि नहीं यह नियम बनेगा, बल्कि उसके लिए हम कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं, वह रूल रेगुलेशन बनाते हैं और उसके थ्रू जो है पूरी कंट्री जो है रूल करती है, ठीक है। ओके, और भी है इसमें, देखिए और भी पॉइंट है। द इलेक्शन आर नीडेड फॉर एनी डेमोक्रेसीज, बिकॉज उसी में यह पॉइंट और आप जोड़ लीजिएगा, यह बहुत अलग से नहीं है, ठीक है, बट दो पार्ट में हम करके आपको बता रहे हैं, लेकिन है वही कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, तो वह 3 पॉइंट और इधर का 3 पॉइंट यह भी उसी में ऐड कर लीजिएगा आप लोग कि इलेक्शन जो है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। क्यों? व्हाई? तो पहला पॉइंट, दे सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ असाइन पीपुल ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, नॉलेज और एक्सपीरियंस। दे सॉल्व, कौन सॉल्व करता है प्रॉब्लम को? जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, मेडिकल की फैसिलिटी, एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है, प्रॉब्लम है अगर इस तरह के या तमाम तरह के जो भी आप प्रॉब्लम का नाम काउंट कर लीजिए, तो उसे गवर्नमेंट जो है वह सॉल्व करती है ना, सबके लिए, सबके वेलफेयर में, पीपल के वेलफेयर में गवर्नमेंट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो वह गवर्नमेंट को इलेक्ट कौन कर रहा है? हम लोग इलेक्ट कर रहे हैं बाय थ्रू इलेक्शन। तो
दे सॉल्व, दे यहाँ का मतलब गवर्नमेंट सॉल्व प्रॉब्लम एसाइजिंग पीपुल ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे, नॉलेज के और एक्सपीरियंस के बेसिस पे वह गवर्नमेंट जो है वह पब्लिक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। दूसरा पॉइंट, दे हेल्प इन एनालिसिंग दैट द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट। दे हेल्प, इलेक्शन हमें हेल्प करता है किस चीज में, क्योंकि एक देखिए एक रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन होता है, यह चीज तो हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन होता है हमारे कंट्री में 5 ईयर, चाहे वह लोकसभा का इलेक्शन, चाहे असेंबली का इलेक्शन हो, चाहे वह म्यूनिसिपैलिटी या ग्राम पंचायत के इलेक्शन हो, वह एवरी 5 ईयर में होते हैं। तो इलेक्शन के द्वारा ही हमें यह पता चल पाता है कि जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है उसे हम लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो पसंद कर रहे हैं का सेंस क्या, कि उनको अगले बार भी चुनेंगे, नहीं कर रहे हैं का मतलब उनको हटा करके दूसरे को चुनेंगे। जैसा कि हरियाणा में आपको एग्जांपल में दिया हमने, क्या था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 1982 में 5 साल, ठीक है, पब्लिक को पसंद नहीं आए, उनके कामकाज नहीं, उनको हटा करके अगले इलेक्शन में लोकदल, चौधरी देवीलाल और लोकदल को उन्होंने चुना, ठीक है, उन्होंने रूल किया, लेकिन उनका भी नहीं समझ में आया, उनका भी कामकाज पसंद नहीं आया, कि वह उनसे भी पब्लिक सेटिस्फाई नहीं हुई कि यह पब्लिक वेलफेयर में कर रहे हैं, तो फिर उनको फिर हटा करके पसंद नहीं आया, नॉट लाइक, देन चेंज द रूलर, फिर से कांग्रेस को ले आए। तो अगर इलेक्शन नहीं होता तो क्या होता, पूरा चलते चला जा रहा है, एक बार इलेक्शन हो गया तो एक ही रूलिंग पार्टी जो है 10 साल 15 साल 20 साल 25-50 साल तक रूल करते चले जा रही है, तो हम कैसे जज करेंगे भाई, हमें अगर नहीं भी पसंद है तो हम क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इलेक्शन का होना जरूरी इसीलिए है कि हम यह देखते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है वह हमें पसंद है या नहीं है उनके कामकाज, तो पसंद है तो ठीक है, अगले बार फिर से चुनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे लोकसभा के एग्जांपल को देख लीजिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल तक रहे ना, 5 साल उन्होंने 2004 से 2009 तक रूल किया, कामकाज बहुत पसंद है, फिर से उनको दिया गया मौका, 2009 से 2014 तक उन्होंने रूल किया, ठीक है, लेकिन उसके बाद लगा कि नहीं इनका कामकाज अब पसंद नहीं आ रहा है, डिसलाइक कर दिया गया, तो फिर दूसरी पार्टी आई, दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने नरेंद्र मोदी 2014 में, 14 से 19 तक इनके कामकाज पसंद आया तो उनको फिर चुना गया। अगर नहीं आता तो 2019 में गवर्नमेंट को चेंज हो जाती, यहाँ के लोग, देश के लोग जो हैं, जो वोटर्स हैं, वो चेंज कर देते। अब 2024 के लिए बन गए, अब 2024 में फिर इलेक्शन होंगे, लोकसभा के जनरल इलेक्शन होंगे, अगर इनके कामकाज पसंद आते हैं, पब्लिक सपोर्ट करेगी तो फिर चुने जाएंगे, अदरवाइज पब्लिक के पास ऑप्शन है और वह किसी और को इलेक्ट करेगी, ठीक है। तो इलेक्शन होगा तभी ना, इलेक्शन नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट, दे इंश्योर दैट द रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल एंड मेक श्योर दैट दोज हु आर नॉट वर्किंग फॉर द पीपुल डू नॉट रिमेन दियर रिप्रेजेंटेटिव। थर्ड पॉइंट देखिए, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर और पॉलिटिकल पार्टियां होती है या उनके लिए हैं, ठीक है, उनके लिए है क्या कि दे इंश्योर, इलेक्शन इंश्योर करता है क्या, दैट द रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल, कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है रूल एज पर द विशेस ऑफ पीपल, हम चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग वह रूल करते हैं, है ना। इसको आसान से भाषा में इसे समझिए कि जो रूलिंग पार्टी होती है या गवर्नमेंट, ठीक है, या जो पॉलिटिकल लीडर हैं या रिप्रेजेंटेटिव जो भी आप कह लीजिए, जिनको हमने इलेक्ट किया है, उनको भी पता होता है कि अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो पब्लिक अगले बार हमें नहीं चुनेगी, किसी और को इलेक्ट करेगी, उनको भी पता है। तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी यह होता है कि उनको ये करना होता है कि अच्छा काम करे, पब्लिक वेलफेयर में काम करे, ताकि हमें अगले बार भी हमें मौका मिले। अदरवाइज अगर वह अच्छे काम नहीं करेंगे तो उनको खुद पता है कि नहीं कर रहे हैं तो पब्लिक हमें सपोर्ट नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी यह जो है एक कह सकते हैं कि एक मौका होता है, या कि अगले बार चुने जाए या न चुने जाए, तो वह मौका क्या है, पब्लिक वेलफेयर में काम करना। ठीक है भाई, आप कर रहे हो तो हम अगले बार फिर इलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो यह जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है उनको कह लीजिए कि एक तरह से उनकी मजबूरी कि हाँ हमें काम करना है, क्योंकि हमें अगले बार फिर से पावर में आना है, हमें फिर से एमएलए या एमपी बनना है।
तो वो जो है काम अच्छे करेंगे। अदरवाइज वो जानते हैं कि अगर हम पब्लिक वेलफेयर में काम नहीं करेंगे तो पब्लिक हमें सपोर्ट नहीं करेंगी और अगले इलेक्शन में किसी और को इलेक्ट कर लेगी। ठीक है, तो इसलिए इलेक्शन जो है हमें यह इंश्योर करता है कि हम किसे इलेक्ट करें या किसे इलेक्ट ना करें। ठीक है, आगे आइए। इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मेनी चॉइस, है ना। इलेक्शन में वोटर्स के पास बहुत सारे चॉइस होते हैं। पहला पॉइंट है दे कैन चूज हु विल मेक लॉ फॉर देम। इलेक्शन में पॉइंट आप देखिए क्या कह रहा है, जो हेडिंग है उस पे उसको समझ लीजिए पहले कि इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मेनी चॉइस। वोटर्स कौन? यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज जो है उसके बिहाफ पर 18 और मोर देन 18 ईयर्स के एबव जो है वह, और हमारे कंट्री में क्या है आपको बता चुके हैं, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज जिसे हम लोग कहते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे चॉइस होते हैं। क्या चॉइसेस होते हैं हमारे पास कि दे कैन चूज हु विल मेक लॉ फॉर देम। हम चुन सकते हैं, किसे चुन सकते हैं कि हमारे लिए कानून कौन बनाएगा और कौन नहीं बना सकता है। कानून बनाने का सेंस, कौन अच्छे लॉ बना सकता है और कौन अच्छे कानून नहीं बना सकता है। दूसरा, दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। हम यह चूज कर सकते हैं, ये हमारा चूज करने का है। हम चूज करेंगे ना कि हमारे लिए कानून कौन बना सकता है। हम यह चूज करेंगे कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा, कौन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बनाता कौन है? गवर्नमेंट तो पब्लिक, ये पॉलिटिकल पार्टियां ही बनाती है ना। गवर्नमेंट कौन फॉर्म करता है? पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करती है, और इलेक्शन में वही पॉलिटिकल पार्टी ही पार्टिसिपेट करती है। तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी? तो ये भी है डेमोक्रेसी में ना, इंडियन डेमोक्रेसी में यही है ना कि जो गवर्नमेंट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, मेजर डिसीजन वही लेती है, ना कि पाकिस्तान का एग्जांपल आपको बताया थे परवेज मुशर्रफ के टाइम पीरियड में। वह इलेक्टेड पर्सन नहीं थे लेकिन मेजर डिसीजन वही ले रहे थे, तो इसलिए पाकिस्तान को ट्रू डेमोक्रेसी नहीं कहा जाता है। तो इंडिया में क्या है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है मेजर डिसीजन वही लेता है। तो हम मेजर डिसीजन जो लेने वाला व्यक्ति होगा, ठीक है, तो उसी को जो है हम लोग इलेक्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट, दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसी, दे कैन चूज द पार्टी, उसी पार्टी को हम लोग चूज करते हैं, मतलब इलेक्ट करते हैं। क्योंकि देखिए इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टियां ही पार्टिसिपेट करती हैं ना, और उन्हीं को हम इलेक्ट करते हैं कि कांग्रेस को हम इलेक्ट कर रहे हैं, कि बीजेपी को, कि सपा को, कि आम आदमी पार्टी को, तृणमूल कांग्रेस को, है ना। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं देश के अंदर। तो वही चीज हम बता रहे हैं आपको कि हम लोग यह चूज करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को चूज करते हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। जो पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी होती है, एजेंडा होता है, वही एजेंडा या पॉलिसी गवर्नमेंट की भी होती है। क्योंकि गवर्नमेंट कौन बना रहा है, ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी बना रही है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी और एजेंडा होता है, गवर्नमेंट वही पॉलिटिकल पार्टी बनाती है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी और एजेंडा भी वही हो जाता है। तो हम लोग इलेक्ट कर सकते हैं कि हम कांग्रेस की पॉलिसी और एजेंडा जो है, या बीजेपी की है, या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, या तमाम देश के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टी, तो हम किसे इलेक्ट कर रहे हैं, किसकी पॉलिसी और एजेंडा को हम सही मान रहे हैं, तो उसको हम वोटिंग में सपोर्ट करते हैं, इलेक्शन में सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और जब वह गवर्नमेंट बनाती है तो अपनी पॉलिसी और एजेंडा को देश के अंदर इन्फ्लुएंस करती है या इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। एक दो बातों को हमेशा 9th में और 10th में भी आपको पढ़ना है कि गवर्नमेंट कौन फॉर्म करता है, पॉलिटिकल पार्टी ही फॉर्म करती है। जैसे अगर हम कहें कि अभी गवर्नमेंट केंद्र सेंट्रल में किसकी गवर्नमेंट है, तो आप कहोगे कि क्या बीजेपी की गवर्नमेंट है ना। तो बीजेपी गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट का लीडर कौन है, तो नरेंद्र मोदी है। ठीक है, तो बीजेपी की जो पॉलिसी और एजेंडा है, अब बीजेपी गवर्नमेंट बनी तो इस गवर्नमेंट की भी पॉलिसी और एजेंडा वही होगी जो कि बीजेपी की रही है। ठीक है, या हम कहें कि कांग्रेस की अगर गवर्नमेंट है तो कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट हासिल किया है इलेक्शन में और रूलिंग पार्टी बनी है, तो कांग्रेस की पॉलिसी और एजेंडा जो होगी जब उनकी गवर्नमेंट बनेगी तो उसे देश में वह इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, बस समझ में आई आपको? ठीक है, आगे और देखिए, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, है ना। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं
तो इसमें ऐसी क्या बातें हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में कि इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाते हैं? ठीक है, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? तो पहले पॉइंट में यहां पे देखिए इस चीज को, इलेक्शन आर हेल्ड इन ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री एंड आल्सो इन मोस्ट ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री इन मेनी वेज, है ना। आपको पहले चैप्टर में विथ एग्जांपल आपको बताए थे, मैक्सिको का एग्जांपल, पाकिस्तान का एग्जांपल, चाइना का एग्जांपल बताए थे, जिसमें मैं यह बताया हूं कि वे भी अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री शो करते हैं, ठीक है, बट ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है, तो इलेक्शन जो होता है वह डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है, ठीक है, यह तो मस्ट है। जो ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया, यहां पे इलेक्शन होना मस्ट है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री इन मेनी वेज, लेकिन मोस्टली कुछ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री भी हैं, वहां भी किसी न किसी तरीके से वह अपने यहाँ इलेक्शन को कराते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे या चाइना का एग्जाम्पल या मैक्सिको का एग्जाम्पल आपको बताए थे, या पाकिस्तान में उस टाइम पीरियड परवेज मुशर्रफ के टाइम पीरियड में 2004 वगैरह के टाइम पीरियड का आपको बताए थे कि इलेक्शन वहां पे भी उन्होंने कराया। तो इलेक्शन वो भी करा रहे हैं, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है वो भी शो ऑफ के लिए ही सही, लेकिन इलेक्शन वो वहां पे भी करा रहे हैं, ठीक है। बट देयर इज ए सिंपल लिस्ट ऑफ मिनिमम कंडीशन विच मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। तो यह पॉइंट में फिर पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे कि बट देयर इज ए सिंपल लिस्ट, कुछ लिस्ट है, लिस्ट में देखिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा पॉइंट आपको बताएंगे, यही लिस्ट है जिसमें कुछ मिनिमम कंडीशन रखे गए हैं। उस मिनिमम कंडीशन को अगर फॉलो कोई कंट्री कर रही है तो हम कहेंगे कि यह ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री है, अदरवाइज तो वही चाइना और पाकिस्तान और मैक्सिको का एग्जांपल जो है वही है कि केवल शो ऑफ के लिए, दिखावे के लिए इलेक्शन हो रहा है, बट ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो एक ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री होने के लिए, एक रियल डेमोक्रेटिक कंट्री होने के लिए जो है वहां पे इलेक्शन कैसा, किस तरह से होना चाहिए? पहला चीज, एवरीवन शुड हैव द राइट टू चूज रिप्रेजेंटेटिव। सभी लोगों का मतलब यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बिहाफ पर क्या होना चाहिए? राइट टू चूज दियर रिप्रेजेंटेटिव। सभी लोगों को, जो एक मिनिमम एज रखा गया उससे अधिक में, कि सभी लोगों को राइट टू चूज रिप्रेजेंटेटिव, सभी लोगों के पास अधिकार होना चाहिए कि वह अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सके, चाहे वह अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पैसे वाला या बिना पैसे वाला हो। जेंडर इनइक्वालिटी ना हो कि नहीं पुरुष जो है वह इलेक्शन पार्टिसिपेट कर सकता है बट महिलाएं नहीं कर सकती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। चाहे वह एजुकेटेड हो चाहे अनएजुकेटेड हो, कोई भी हो, एक मिनिमम एज रख के बाद सबको राइट होना चाहिए। इट मीन्स एवरीवन हैज वन वोट, यही देखिए, एवरीवन हैज वन वोट, एवरी वोट हैज इक्वल वैल्यू। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में यही आपको बताए थे, वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू, यह कंडीशन होना चाहिए पहला। यह पहला कंडीशन में पहला जो कंडीशन, मिनिमम कंडीशन की लिस्ट है उसमें पहली शर्त यह है। दूसरी कंडीशन क्या है इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए? पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं और जो कैंडिडेट हैं ये भी क्या होना चाहिए? शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर। पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट पर भी किसी प्रकार का बैन नहीं होना चाहिए कि भाई तुम चुनाव नहीं लड़ सकते हो, केवल एक पार्टी चुनाव लड़ेगी। एग्जाम्पल चाइना का, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही केवल चुनाव लड़ सकती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां या उनके कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन अगर मन करे लड़ने का तो क्या करेंगे? चुनाव लड़ने के लिए वे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेंगे, अगर मिल गया तो चुनाव लड़ेंगे, अदरवाइज नहीं लड़ेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एग्जाम्पल इंडिया में कि कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। पॉलिटिकल पार्टी से उनको टिकट मिल रहा है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, यहाँ पे देखिए कि नेशनल पार्टियां 5-6 नेशनल पार्टियां और तमाम जो स्टेट लेवल की पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं। कुछ कैंडिडेट जो है जिनको पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना पाते तो इंडिपेंडेंट वे में भी इलेक्शन लड़ते हैं। तो इलेक्शन लड़ने के लिए सबको फ्री चॉइस होना चाहिए, कोई भी लड़ सकता है ना। तो वही चीज कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। और वे क्या करें कि अपने वोटर्स को सपोर्ट करने के लिए, उनके वोटर्स जिनसे वो वोट मांग रहे हैं उनके सपोर्ट पाने के लिए या उनको कि वो वोटर उनको फेवर करें,
उसके लिए वह कुछ चॉइस या कुछ प्रोमिसेस अपने वोटर्स को दे सके कि हम जीत जाएंगे तो हम एजुकेशन फ्री देंगे, तो बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, या जो भी फ्री की बात है अगर नहीं भी है तो हम यह काम करेंगे, वह काम करेंगे। तमाम दुनिया भर के प्रोमिसेस जो लीडर्स करते हैं वह कर सके, अपने प्रोमिसेस जो है वह कर सके, उस पर किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। ये अलग बात है कि करने के बाद प्रोमिसेस तमाम करते हैं, बाद में पूरा नहीं करते हैं, वो अलग मैटर है ना, बट प्रोमिसेस तो करें। ठीक है, तो दूसरा यह जो है कंडीशन हो गया आपका। तीसरे कंडीशन क्या है कि द चॉइस शुड बी, पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप सब लोग, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल। जो चॉइस है, चॉइस किस चीज का, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का, शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए। हमारे कंट्री में वो रेगुलर इंटरवल क्या है, 5 ईयर्स है। कुछ कंट्रीज में 4 ईयर्स भी है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका के प्रेसिडेंट के इलेक्शन कितने ईयर में होते हैं, कितने रेगुलर इंटरवल पे, 4 ईयर में। या मैक्सिको में आपको बताया था कि मैक्सिको में प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो होते हैं कितने ईयर में कॉन्टेस्ट होते हैं, वहां पे 6 ईयर में होते हैं। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग है, बट मोस्टली कंट्री में यह जो है कितने ईयर रखा गया है, 5 ईयर रखा गया है। तो एक रेगुलर इंटरवल पे जो है वह इलेक्शन होना चाहिए। अदरवाइज इलेक्शन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर तो वह डिक्टेटरशिप आ जाएगी ना। जैसे जर्मनी में, जर्मनी के पार्लियामेंट, हिटलर के टाइम पीरियड का बता रहे हैं, वहां की पार्लियामेंट क्या थी, राइगस्टेग। राइगस्टेग के लिए इलेक्शन एक बार हुआ, उसके बाद हिटलर पावर में आया तो उसने कभी इलेक्शन ही नहीं कराया। जब तक जिंदा था तब तक वही जो है वहां का चांसलर और डिक्टेटर बना रह गया। तो क्या मतलब रह गया, फिर वहां डेमोक्रेसी रह गई, नहीं। तो डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी के लिए या कह सकते हैं कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक वे में हो रहे हैं, उसके लिए एक रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो वही हिटलर वाला हाल हो जाएगा कि हिटलर जो है लास्ट टाइम जब वह जर्मनी का चांसलर बना 1932 में, तो 32 के इलेक्शन में तो वह जो है इलेक्ट होकर के गया। उसके बाद जब पावर में वह आ गया तो उसने जब तक जीवित रहा तब तक वहीं रहा, इलेक्शन ही नहीं करवाया उसने, इलेक्शन हुआ ही नहीं। तो अब वैसे जैसे है इंडिया में हो जाए, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, अब बन गया, अब नियम कानून बना करके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके कर दे कि भाई अब जब तक हम जिंदा रहेंगे हम ही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, अब इलेक्शन होगा ही नहीं। तो डेमोक्रेसी कहाँ रह जाएगी, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी ना। तो हमारे कंट्री के जो स्पिरिट है, जो सोल है ना, मॉडर्न इंडिया का, वह डेमोक्रेटिक है। तो डेमोक्रेसी होने के लिए क्या होना चाहिए, एक रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन होना चाहिए। वही बात आपको तीसरे पॉइंट में बता रहे हैं। फॉर दैट इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलर आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, एक सर्टेन पीरियड पे इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, द कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय द पीपल ओनली शुड गेट इलेक्ट। पॉइंट ध्यान दीजिए, द कैंडिडेट्स प्रीफर्ड बाय द पीपल ओनली शुड गेट इलेक्ट। कैंडिडेट जिस व्यक्ति को प्रीफर कर रहा है एक्चुअल में इलेक्ट वही होना चाहिए। नहीं समझे, ऐसे समझिए, ए बी सी डी यह 4 कैंडिडेट हैं। ठीक है, 4 कैंडिडेट हैं। मान लीजिए कि ए वाला कैंडिडेट काफी पॉपुलर, सबसे पॉपुलर कैंडिडेट कौन है, ए है। ठीक है, पॉपुलर कैंडिडेट का मतलब कि लोगों के नजर, लोगों का सपोर्ट इसको है। ठीक है, तमाम लोग किसी भी कंस्टिट्यूंसी में, लोकसभा के या लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में, यह काफी पॉपुलर कैंडिडेट है, लोगों का सपोर्ट इसको है। और लोगों ने जब वोट हुआ तो मैक्सिमम लोगों ने इस व्यक्ति को वोटिंग किया। ठीक है, तो जीतना तो इसी को चाहिए ना, इलेक्ट इसी को होना चाहिए ना। पता चला जब रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ तो क्या पता चला यह वाला जीत गया, जो कि क्रिमिनल है। क्या है, क्रिमिनल है। इसको लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, यह लोगों को पसंद हमें है ही नहीं। ठीक है, तो लोग ठगे नहीं रह जाएंगे कि भाई हमने तो इसको दिया था और जीत गया, या क्रिमिनल केस इसके ऊपर तमाम है, माफिया है, गुंडा है, जो भी है, जीत यह गया। तो यह फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं ना हुआ फिर, कि लोग सपोर्ट किसी और कर रहे हैं, किसी और को वोटिंग कर रहे हैं, रिजल्ट अनाउंसमेंट हो गया तो जीत गया कोई और। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, ताकि हम जिसे चूज करें एक्चुअल में इलेक्ट वही हो। समझ रहे हो ना। तो यह होना चाहिए। जैसे मैक्सिको में या तमाम कंट्रीज में है कि मैक्सिको का एग्जांपल आपको बताए थे ना, कि वहां पे पता चला पब्लिक किसी और को चूज कर रही है, इलेक्ट कर रही है,
बाद में रिजल्ट अनाउंसमेंट हो रहा है तो आदमी ठगा रह गया कि भाई ये कैसे हो गया, हमने तो इसको वोटिंग किया था और जीत कोई और जा रहा है। जीत कौन जा रहा है? जिसे वहां की रूलिंग पार्टी पसंद कर रही है, जीत वह जा रहा है, भले ही आपने किसी और को दिया हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यह फोर्थ पॉइंट में यही आपको बताना था, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखिए क्या कर रहा है कि इलेक्शन आर कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल चूज दियर रिप्रेजेंटेटिव हुम दे रियली विशेस। ये फोर्थ और फाइव्थ पॉइंट जो है मिलता जुलता वही है यहाँ पे, और इसको जो है फोर्थ में शॉर्टकट में यहाँ पे कहा गया, फिफ्थ में वही इसको एक्सप्लेन कर दिया है जो हम आपको अभी एक्सप्लेन फोर्थ वाले पॉइंट में ही किए हैं कि इलेक्शन क्या होना चाहिए, किस मैनर में होना चाहिए, फ्री एंड फेयर मैनर में होना चाहिए, वेयर पीपल चूज दियर रिप्रेजेंटेटिव हुम दे रियली विश, जिसे वह एक्चुअली में चाह रहे हैं कि वही जीते, एक्चुअल में जीते भी वही, इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंसमेंट पे एक्चुअल में जीते भी वही, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, अब देखिए, अब यहां से, अब ये सब सारी चीजें आपको बताए थे वह एक इंट्रोडक्शन के तौर पे, और छोटा मोटा इंट्रोडक्शन नहीं, बड़ा इंट्रोडक्शन था इलेक्शन को लेकर के। अब हम यहाँ पे आते हैं जो मेन इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पॉलिटिकल कंपटीशन, है ना। पॉलिटिकल कंपटीशन यह क्या होता है? कंपटीशन, कैसा कंपटीशन? जैसे हम लोग कंपटीशन आप लोग करते हैं ना क्लास में पढ़ाई को लेकर के, कि क्लास में फर्स्ट किसे आना है, फर्स्ट तो भाई एक ही आएगा, लेकिन कंपटीशन तमाम क्लास में जितने मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन सब में होता है, सब चाहते हैं कि हम फर्स्ट आए, लेकिन फर्स्ट कौन आता है? जो अच्छा मेहनत करता है वही फर्स्ट आता है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियाँ और उनके कैंडिडेट जो होते हैं ना इलेक्शन में, उनमें भी उनके बीच भी एक कंपटीशन होता है। जीतता तो एक ही है ना। जैसे किसी कंस्टिट्यूंसी में आप देखिए, किसी भी कंस्टिट्यूंसी में एक ही आदमी जो है वह पार्टिसिपेट नहीं करता इलेक्शन में, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां और उनके कैंडिडेट करते हैं, कहीं 10, कहीं 12, कहीं 15, कहीं 20 जो है कैंडिडेट और उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। लेकिन उन 15-20 कैंडिडेट में से जीतता कौन है? विनिंग पर्सन कौन होता है? कोई एक ही होता है, वही या तो असेंबली में या तो लोकसभा में जाता है। स्टेट असेंबली मतलब विधानसभा में या लोकसभा में एक ही आदमी जाता है, या एमपी बनता है या एमएलए बनता है। तो यहाँ पे भी कंपटीशन होता है। और इलेक्शन आर ऑल अबाउट कंपटीशन, इलेक्शन जो है वो पूरा का पूरा क्या है? कंपटीशन है, जीतने का कंपटीशन, कौन जीतेगा। विदाउट कंपटीशन इलेक्शन वुड बिकम मीनिंगलेस, और विदाउट कंपटीशन, अगर यह कंपटीशन ना हो तो इलेक्शन क्या हो जाएगा? बिकम मीनिंगलेस। क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस। क्यों मीनिंगलेस हो जाएगा? देखिए, किसी भी कंस्टिट्यूंसी में अगर मान लीजिए कि एक ही कैंडिडेट है तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, आप उसे वोट करें न करें, पसंद करें न करें, वहीं उसी को जीतना। अगर एक है तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में केवल एक ही स्टूडेंट्स है तो फर्स्ट कौन आएगा? वही आएगा। तो कंपटीशन कहाँ रह गया? कंपटीशन मीनिंगलेस हो गया। कंपटीशन में मीनिंगफुल कब होगा? जबकि कई कैंडिडेट होंगे, चाहे आप अपने क्लास की बात कर लीजिए या किसी कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन की बात कर लीजिए, जब तमाम कैंडिडेट होंगे तभी तो कंपटीशन होगा। और कंपटीशन जो होता है, ये पॉलिटिकल कंपटीशन जो होता है, इलेक्शन कंपटीशन जो होता है, यह इसमें दोनों चीजें हैं। इसमें मेरिट भी है, डिमेरिट भी है, मतलब ये अच्छा भी है और बुरा भी है, इसके मेरिट भी हैं और डिमेरिट भी हैं। तो दोनों को हम लोग देखते हैं कि दिस इलेक्टोरल कंपटीशन हैज मेनी डिमेरिट। पहले डिमेरिट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? डिमेरिट। डिमेरिट मतलब इसमें इलेक्शन कंपटीशन जो होता है ना, इसमें बहुत खामियां हैं, खराबियां हैं। समझ रहे हो? दोनों चीजें हैं। मैं कह रहा हूं खराबी का मतलब केवल खराबी ही है। अगर केवल खराबी ही होती, केवल खराबी ही होती तो होता ही क्यों? लेकिन है, अच्छाई भी है, बुराई भी है। तो हम पहले इसमें देख लेते हैं क्या क्या कमियां हैं, क्या खामी। जैसे डेमोक्रेसी है, हम लाख कहें, आपको पहले भी पढ़ा भी चुके हैं, बता भी चुके हैं कि जो डेमोक्रेसी है, मॉडर्न डेमोक्रेसी है, जस्ट लाइक इंडिया में जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, हम लाख इसकी अच्छाइयों की बात करें, लेकिन इसमें भी कमियां हैं। और उन कमियों के बारे में आपको बताएं कि तमाम तरह की कमियां हैं डेमोक्रेसी में, लेकिन इन सबके बावजूद भी यही बेस्ट ऑप्शन है, इसके अलावा कोई है नहीं। तो जो यह इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, इलेक्टोरल कंपटीशन में भी तमाम अच्छाइयां हैं, लेकिन कुछ कमियां हैं। उन कमियों के बारे में बात करते हैं कि इसका डीमेरिट क्या है ना। डीमेरिट क्या है? देखिए, पॉइंट टू पॉइंट, पहला पॉइंट देखिए क्या है। इट क्रिएट ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड
फंक्शनलिज्म, फंक्शनलिज्म का मतलब ग्रुपिज्म, गुटबाजी, ग्रुपिज्म, और डिसयूनिटी की बात कर रहे हैं। एंड पार्टी पॉलिटिक्स इन एवरी लोकलिटी, पार्टी पॉलिटिक्स को लेकर के कहां, एवरी लोकलिटी में। क्या क्रिएट करता है यह, जो यह इलेक्टोरल कंपटीशन है, यह क्या क्रिएट करता है, एवरी लोकलिटी मतलब मोहल्ले मोहल्ले में भी और परिवार परिवार में भी। क्या क्रिएट करता है, डिसयूनिटी को क्रिएट करता है, और ग्रुपिज्म को बढ़ावा देता है, गुटबाजी को बढ़ावा देता है। ठीक है, पार्टी पॉलिटिक्स को, एंड पार्टी पॉलिटिक्स इन, और पार्टी पॉलिटिक्स जो है सभी मोहल्ले परिवार में जो है चलने लगता है जब इलेक्शन का दौर आता है। कैसे, डिसयूनिटी, देखिए 10 दोस्त हैं, ठीक है, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, 10 दोस्त हैं, मिलजुल करके सब एकदम मस्त, ठीक। लेकिन उसमें से 4 पता चला कांग्रेस के सपोर्टर हैं, तो 2 बीजेपी के हैं, 2 समाजवादी पार्टी के, 2 आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं। इलेक्शन कंपटीशन होता है तो जो कांग्रेस वाला कहेगा वो कांग्रेस को सपोर्ट करेगा, कांग्रेस की बात करेगा, सब इसमें अच्छा ही है, बाकी सब खराब है। बीजेपी का जो सपोर्टर रहेगा, जो कि आप ही का दोस्त है, वह क्या कहेगा कि बीजेपी सबसे अच्छी पार्टी है, बाकी कांग्रेस तो बहुत खराब है। समाजवादी पार्टी जो है कहेगा कि नहीं, समाजवादी पार्टी बढ़िया है, कांग्रेस और बीजेपी तो सब बेकार हैं। आम आदमी पार्टी कहेगा सबसे ईमानदार तो यही पार्टी है, बाकी सब तो चोर हैं। समझ रहे हो? तो ये क्या हुआ, अब वो जो 10 दोस्त थे आपस में वो पार्टी पॉलिटिक्स को लेकर के उनके उन 10 के बीच में क्या हो गया, डिसयूनिटी। यूनिटी जो थी, 10 दोस्त थे, हमेशा साथ मिलना जुलना, खाना पीना, घूमना फिरना, सब कुछ साथ में, अब उसमें डिसयूनिटी हो गई। ठीक, दूसरी ग्रुपिज्म, ग्रुप बनने लगते हैं, जहां पहले किसी से नहीं पटता था, नहीं बोलचाल था, अब वह वाला आदमी भी कांग्रेस का सपोर्टर है, हम भी कांग्रेस के सपोर्टर है, वो ग्रुप बन गया। एक कांग्रेस वाले का एक ग्रुप बन गया, बीजेपी वालों का एक ग्रुप बन गया, समाजवादी पार्टी वालों का एक ग्रुप बन गया। ग्रुप, तो यह ग्रुपिज्म बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, गुटबाजी होने लगती है, चौराहे पर, मोहल्ले में, परिवार में हो जाता है, परिवार में डिसयूनिटी हो जाती है। परिवार में 10 लोगों का 10 मेंबर हैं, ठीक है, 10 के अपनी अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी है, दिन भर काम धाम किए है हुए, शाम को जब खाने के लिए बैठे तो पता चला कि वो बीजेपी की बात कर रहा है, तो कांग्रेस की बात कर रहा है, वो आम आदमी पार्टी की बात कर रहा है, तो वो उनकी बात कर रहा है। तो परिवार में भी हो जाता है कि भाई वो तो कांग्रेस वाला, वो बीजेपी वाला, उनमें भी मनमुटाव हो जाता है। तो यह जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, यह एवरी लोकलिटी, मोहल्ले में, परिवार में जो है डिसयूनिटी और ग्रुपिज्म को क्रिएट करता है। ठीक है, बात समझ में आई होगी आपको। सेकेंड पॉइंट देखिए, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स लाइक बूथ कैप्चरिंग टू विन इलेक्शन। यह देखिए, ध्यान दीजिएगा, यह कंपटीशन है किस चीज के लिए, इलेक्शन को जीतने के लिए, इलेक्शन को जीतने के लिए। अब इस इलेक्शन को जीतने के लिए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी और उनके कैंडिडेट जो होते हैं यूज डर्टी ट्रिक्स, बहुत बहुत गलत तरीके अपनाते हैं, यूज डर्टी ट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल बूथ कैप्चरिंग का, किस लिए, विन इलेक्शन, इलेक्शन को जीतने के लिए, है ना। इस तरह के डर्टी ट्रिक्स में बहुत सारी चीजें आएंगी, आप जानते होंगे कि बूथ कैप्चरिंग क्या होता है कि जैसे अभी तो ईवीएम के द्वारा हो रहा है, तो ईवीएम में भी लोग कहते हैं ईवीएम हैक कर लिया जा रहा है, तो एक तरह से बूथ कैप्चरिंग है। पहले जो है बैलेट पेपर से जो है वोटिंग होती है, जिसपे बैलेट पेपर पे सभी कैंडिडेट के नाम और उनके जो इलेक्शन सिंबल होते हैं बने होते थे। जो वोटर्स होता जाता था उस पर स्टाम्प लगा करके, जिसको उसको देना है उस पर्ची को मोड़ करके बक्से में, बैलेट बॉक्स होता था, बक्से में डाल देता था। अब जो बाहुबली टाइप से लोग हैं, मसल्स पावर जिनके पास है, मनी पावर है, वो क्या करते थे, उस डब्बे को चुरा ले जाते थे, जहां पे वोटिंग हो रही है वहां से उठा ले गए और दूसरा डब्बा ला कर रख दिए, जिस डब्बे में उन्हीं का पूरा पर्ची पड़ा हुआ है। बूथ कैप्चरिंग हो गया, ईवीएम हैक हो जा रहा है। तो ये क्या है, बूथ कैप्चरिंग है, डर्टी ट्रिक्स है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में, जो है ये डर्टी ट्रिक्स है। इसके अलावा कैंडिडेट जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टियों के, वह अपने वोटर्स को प्रभावित करने के लिए, आपने सुना होगा कि कपड़े बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, तमाम तरह के चीज़ों को बांटते हैं, लालच देते हैं कि हमें वोट देना। लालच के अलावा डराना धमकाना भी इसमें डर्टी ट्रिक्स में शामिल है कि हमें नहीं दिए देंगे, हम नहीं जीते, अगर हमें नहीं दिए बाद में देख लेंगे, उठवा लेंगे, तमाम तरह का आपने सुना होगा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये इलेक्टोरल कंपटीशन में होता है, यही इसका जो है डीमेरिट है। इलेक्टोरल कंपटीशन का यह डीमेरिट है कि डर्टी ट्रिक्स का यूज करते हैं कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टियां। और क्या है इसमें, और में है कि
द प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट डज नॉट अलाउ टू फॉर्म यूजफुल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। तीसरे को देखिएगा, कैंडिडेट को पता होता है कि हम 5 साल के लिए इलेक्ट हुए हैं। जब वो जीत गया तो जान रहा है कि 5 साल के लिए इलेक्ट हुए हैं, अगले 5 साल के लिए भी होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। चाहे वह कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई कैंडिडेट हो या जो गवर्नमेंट बन रही है राज्यों में या लोकसभा का गवर्नमेंट बन रहा है, सेंट्रल में बन रहा है, उनको पता है 5 साल के लिए हमें, अगले 5 साल के लिए भी हम ही इलेक्ट होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए क्या करते हैं कैंडिडेट और जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो क्या करती है, लॉन्ग टर्म की पॉलिसी जो है वह नहीं बना पाते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब कि ऐसी कोई पॉलिसी बनाए जो, या ऐसा कोई प्रोजेक्ट तैयार करें जो कि 15-20 साल का प्रोजेक्ट हो, ऐसा नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि जानते हैं 5 साल बाद कोई और आ जाएगा। तो अभी हमने पॉलिसी शुरू की, हमारे टाइम पीरियड में वो कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरी पार्टी बन करके सरकार बना लिया, अब पूरा क्रेडिट कौन ले लेगा? अगली जो पार्टी आएगी वो ले लेगी, उसका हो जाएगा, तो हमारे कोई फायदा नहीं। तो वही चीज कर रहा है कि जो एक प्रेशर भी होता है जो लड़ने वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनके ऊपर, कि वह 5 साल के इलेक्ट हुए हैं, अगले 5 ईयर के लिए भी वह होंगे कि नहीं होंगे। तो इसमें 2 चीजें, एक प्रेशर किस चीज के लिए होता है कि या तो वह काम करे अच्छा, अगले 5 ईयर के लिए, नेक्स्ट टेन्योर के लिए वह फिर इलेक्ट हो, तो इसके लिए उनके ऊपर प्रेशर है कि वह पब्लिक वेलफेयर में अच्छे काम करें। ठीक है, तो एक तो उनके ऊपर प्रेशर है, जो कर रहे हैं वो अगले टेन्योर में इलेक्ट होंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे जो 5 बार 8 बार जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। तो कैसे बने हैं? क्योंकि उन्होंने पब्लिक वेलफेयर में कंटिन्यू जो है अपने हर टेन्योर में उन्होंने जो है अच्छे काम किए हैं। जिन्होंने नहीं किया वो चेंज हो गए, कोई और आ गया। ठीक है, तो जो जानते हैं कि नहीं हमें हम अगले बार जीत नहीं पाएंगे, वो क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म की पॉलिसी नहीं बनाते हैं, पब्लिक वेलफेयर में काम ही नहीं करते हैं, है ना। चौथा पॉइंट, द कंपटीशन लीड टू द आइडियाज टू बीइंग ड्रैग्ड टू इनटू अनहेल्दी कंपटीशन, दैट्स व्हाई गुड पीपल डू नॉट इंटर एंड पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल कंपटीशन। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो 4th पॉइंट है इसमें 2 लाइन आपको बता रहे हैं। पहली लाइन बता रहे हैं कि द कंपटीशन लीड्स टू द आइडिया टू ब्रिंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्दी कंपटीशन। जो ऊपर के 3 पॉइंट बताएं आपको, उसमें यह जो है अनहेल्दी कंपटीशन है, अनहेल्दी कंपटीशन है। तमाम तरह की चीजें इसमें हो रही हैं, गलत बातें हो रही हैं, गलत चीजें हो रही हैं, किस लिए? चुनाव जीतने के लिए। तो यह क्या है? अनहेल्दी कंपटीशन है, और जिसकी वजह से क्या है, दैट्स वाई गुड पीपल, जो अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, है ना। जैसे एक चीज और इसमें ध्यान दीजिएगा इलेक्टोरल कंपटीशन में, कि आज के डेट में जिस कैंडिडेट के पास पैसा नहीं है, गरीब है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। जितना दूर की बात है, चुनाव ही नहीं लड़ सकता है, क्योंकि चुनाव में जो है खर्च करने हैं, 50 लाख रुपया कम से कम है तभी आप चुनाव लड़ सकते हो, अदरवाइज चुनाव ही नहीं लड़ सकते हो। तो 50 लाख रुपया कहाँ से आएगा? तो जो बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, वह जो है पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं पॉलिटिक्स गंदी चीज है, राजनीति बहुत गंदी हो चुकी है, तो उस गंदगी में हाथ डालेंगे तो हम भी गंदे हो जाएंगे। तो इसलिए जो बहुत सारे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं वह राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। ठीक है, किस वजह से? यही जो इलेक्टोरल कंपटीशन है उसकी वजह से। वही चीज आपको बता रहे हैं, दैट्स व्हाई गुड पीपल डू नॉट इंटर एंड पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल कंपटीशन। इस पॉलिटिकल कंपटीशन में नहीं आते हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं जो गुड पीपल हैं, एजुकेटेड हैं, ईमानदार हैं, वो पॉलिटिक्स में आते हैं और उसको चेंज करने का, जो गंदगी की बात करें कि पॉलिटिक्स में गंदगी है या इलेक्टोरल कंपटीशन में डर्टी ट्रिक्स यूज हो रहा है या तमाम तरह की गलत बातें चीजें हो रही हैं, उनको चेंज करना है, तो ईमानदार लोग और एजुकेटेड लोग आना चाहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं आ पाते हैं। कुछ ही लोग आ पाते हैं। ठीक है, और उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि चारों तरफ से क्या है कि गलत, क्योंकि इसमें आपको जो पॉइंट्स बता रहे हैं उसमें इसकी कमियां बता रहे हैं, तो तमाम कमियां जो है चारों तरफ से घेरे रहती हैं। तमाम लोग जो है जो पहले से पॉलिटिक्स में है, जिन्होंने पॉलिटिक्स को डर्टी बना रखा है, तो वे लोग अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को, गुड पीपल को आने नहीं देना चाहते हैं, और जो अच्छे लोग हैं एक्चुअल में वो आना भी नहीं चाहते हैं।
ठीक है, तो ये चीजें क्या रही हैं आपकी, ये बातें जो हैं वह है कि इसका डीमेरिट क्या है, इलेक्टोरल कंपटीशन का डीमेरिट क्या है। तो डीमेरिट तो आपने देखा, तो मेरिट भी तो है, मेरिट मतलब यहाँ पे फायदे, इसके फायदे या इसमें अच्छाइयाँ क्या हैं, जो पॉलिटिकल कंपटीशन है उसमें अच्छाइयाँ क्या है। तो अच्छाइयाँ तमाम भरी पड़ी हैं, तभी तो हो रहा है। अगर सब कमी ही कमी रहती, डेमोक्रेसी हो चाहे इलेक्टोरल कंपटीशन जो हो रहा है उसमें सब कमी ही कमी रहती, तो हम नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं अपना लेते, या इलेक्टोरल कंपटीशन में सब कमी ही रहती, तो कमी ही रहते अगर, तो क्यों इलेक्टोरल कंपटीशन होता, नहीं होता। फिर तो चाइना की तरह होता कि भाई ठीक है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी रहेगी, एक ही पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट प्रेसिडेंट बनेगा, और वो भी प्रेसिडेंट बन गया तो जैसे रशिया में पुतिन को बढ़ा करके 2036 के लिए कर दिया गया कि भाई आप ही रहोगे, प्रेसिडेंट रहोगे, तो ऐसा किया जा सकता था। बट जो है उसमें अच्छाइयाँ बहुत सारी हैं। क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, देखिए पॉइंट्स है, द इलेक्टोरल कंपटीशन आल्सो है सम मेरिट, मेरिट है, ठीक है, तो बहुत सारे मेरिट हैं, यह आपको बताना है। अब हम लोग जो है इसको नेक्स्ट लेक्चर में जो है अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। आज के लिए आप लोग इसको पढ़िए, नोट्स तैयार करिए, पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखा है, आपके लिए बेस्ट नोट्स है, इससे अच्छा नोट्स आपको फिर मिलेगा भी नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि खोजना पड़ेगा आपको, यहाँ खोजने की जरूरत नहीं है, सब पढ़ा हुआ है, आप इसको नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।